हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के जो विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सब सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर रहे थे। तो वीडियो सॉल्व शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप तक वीडियो और ऑडियो क्लियर पहुंच रही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो जो है वो आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सकें। जो आप लोगों का सपोर्ट है बहुत सराहनीय रहा है, इसी प्रकार का सपोर्ट बनाए रखें। आइए आप लोगों का ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व कर लिए थे पिछली वीडियो के माध्यम से। आज हम लोग 61 से सॉल्व करने वाले हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि वीडियो और ऑडियो अब तक क्लियर पहुंच रही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर एक आपको एक नोटिफिकेशन दे दें कि जो इसका पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाके ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से एक चैनल बना हुआ है, वहां जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं से पर आपको जो है पीडीएफ इसका प्राप्त करवाया जाएगा। वीडियो शुरू करते हैं। भारत में द्वितीयक सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है। आपके पास ऑप्शंस हैं जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा और लैटेराइट मृदा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत में जो द्वितीयक सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है वो कौन सी मृदा है। अगर यहाँ बात की जाए भारत में द्वितीयक सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा जो है वो है लाल मृदा। ठीक है, लाल मृदा द्वितीयक सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं होता है? सहतूत का, अरंडी का, बांज का या फिर सागौन का? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो रेशम के कीटों को पालने के लिए उपयोग की जाने वाली पत्ते हैं, पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है तो इसके अनुसार आप इसको छांट सकते हैं। इसकी अगर बात की जाए तो सहतूत की जो पत्तियां हैं ये कीटों को पालने के लिए उपयोग की जाती हैं। अरंडी की जो पत्तियां हैं यह भी रेशम के कीटों को पालने के लिए उपयोग की जाती हैं। बांज की जो पत्तियां हैं ये भी रेशम के कीटों को पालने के लिए उपयोग की जाती हैं। लेकिन जो सागौन की पत्तियां हैं ये रेशम के कीटों को पालने के लिए उपयोग नहीं की जाती हैं। यानी कि इसका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा कि जो रेशम के कीटों को पालने के लिए उपयोग नहीं की जाने वाली पत्तियां हैं वो है सागौन की। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में है बुग्याल शब्द है यह किसको निरूपित करता है? गहरी एवं चौड़ी घाटियों को, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, या फिर ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों को, या फिर नदी अपवाह क्षेत्र में स्थित घास के मैदानों को? तो अगर बात की जाए यहाँ पर बुग्याल शब्द की, बुग्याल शब्द जो है हिमालय की ऊंचाई में स्थित घास के मैदानों को बुग्याल शब्द कहा जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानियों को जो कहे क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, इसकी अगर बात की जाए तो यह विशेषता जो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में है, तो उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी वनस्पति जाति 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाइयों के बीच पाई जाती है? साल की, चीड़ की, स्प्रूस की या फिर देवदार वृक्ष की? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो हिमालयी वनस्पति जाति है वो 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाइयों के बीच लगभग पाई जाती है, वो कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? इसकी अगर बात की जाए तो 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाई के मध्य जो पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं देवदार। यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए आपके पास यहाँ पर 1800 से 2600 के बीच की पूछी गई है। अगर आपके पास क्वेश्चन में 1500 से लेकर 1700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन की अगर बात करें तो वो आपके चीड़ के वन पाए जाते हैं। कौन से चीड़ के वन? 1500 से लेकर 1700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। अब अगर बात की जाए 2200, ये स्प्रूस वन की बात की जाए तो यह 2225 मीटर से लेकर 3078 मीटर तक पाए जाने वाले वन है स्प्रूस वन। और अगर बात की जाए यहाँ पर आपकी जो है साल की, तो यह उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वनों के अंतर्गत आने वाला वृक्ष है जहां औसत वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, जो आपका साल वृक्ष है ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक जहां पर वर्षा होती है वहां पर पाए जाने वाले यह उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन है। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ चुके होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 8, 6, 4 या फिर 3। भारत के भूकंपीय क्षेत्रों के बारे में बात करें तो यह भारत को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। भारत का भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण मानचित्र भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप की तीव्रता एवं बारंबारता की दृष्टि से भारत को 4 प्रमुख भूकंपीय जोन के क्षेत्र में विभाजित किया है। पहला जोन जहां से 9 या 9 से अधिक की तीव्रता वाला पहला जोन वो है जहां पर 9 या 9 से अधिक वाली तीव्रता का जो है भूकंप आता है, ठीक है, जिसे अत्यधिक खतरनाक बोला जाता है। उसके बाद दूसरा जोन वो है जहां पर इसको बोलते हैं जोन 5। सेकंड आपका जोन है जिसको हम लोग बोलते हैं जोन 4। जोन 4 के नाम से जाना जाने वाला है जहां पर 8 की तीव्रता आती है। इसको बोलते हैं हम लोग कम खतरनाक, अत्यधिक खतरनाक से कम खतरनाक, ठीक है। इसके बाद तीसरा जोन है आपका जोन 3 जहां पर 7 तीव्रता का जो है भूकंप आता है। इसके बाद जोन है आपका जोन 2 में आपका जो है 6 या 6 से कम की तीव्रता वाला जहां पर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कम तीव्रता वाला, ठीक है। तो ये आपके जोन हैं जो कि भारत इन्हीं 4 जोनों में विभाजित किया गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, भारतीय क्षेत्रीय तूफानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? तो इनमें से आपको सही कथन चुनना है। लू उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म शुष्क और उत्पीड़क हवाएं हैं। दूसरा कथन है, नॉर्वेस्टर्स पश्चिम बंगाल में दोपहर के समय उठने वाला भयंकर तूफान है। ब्लॉसमस सॉबर असम में जूट की खेती के लिए उपयोगी है। और आपके पास अगला, इसके इन तीनों कूटों के लिए केवल एक कूट सही है, या फिर 1 और 2 सही है, या फिर 2 और 3 सही है, या फिर 1, 2 और 3 सही है। तो अगर बात की जाए क्षेत्रीय तूफानों के संदर्भ में हम लोगों को सही कथन का चुनाव करना है। क्षेत्रीय जो है आपके तूफान है उनके संदर्भ में हम लोगों को सही कथन का चुनाव करना है। इसकी अगर बात की जाए तो जो लू वाली है, लू उत्तरी मैदान में बहने वाली शुष्क और उत्पीड़क हवाएं हैं, यह कथन इसका सही हो जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए नॉर्वेस्टर्स पश्चिम बंगाल में दोपहर के समय उठने वाला भयंकर तूफान है, यह कथन इसका गलत हो जाता है, ठीक है। नॉर्वेस्टर्स की अगर बात की जाए तो यह बंगाल और असम में शाम के समय जो तूफान उठते हैं, कहां पर, असम में और बंगाल में जो शाम के समय तूफान उठते हैं उसका नाम नॉर्वेस्टर्स रखा जाता है, ठीक है। और अगर बात की जाए यहाँ पर ब्लॉसम सावर असम में जूट खेती के लिए उपयोगी है, तो यह भी गलत है, क्योंकि अगर बात की जाए ब्लॉसम सावर केरल और आसपास के क्षेत्रों में कॉफी और कहवा के फूलों के लिए खिलने में मदद करती है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कथन गलत हैं, और इसके जो सही कथन है उनको हम लोगों ने भी चुनाव कर लिया। तो इसके आधार पर जो इसका केवल एक यानी कि ऑप्शन ये सही हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, हरियाणा में क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित सिंचाई नहरों के कौन सा एक महत्वपूर्ण है? जो हरियाणा में क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित सिंचाई नहरों में से कौन सी एक महत्वपूर्ण है? भाखड़ा नहर, या फिर पश्चिमी यमुना नहर, या फिर जवाहरलाल नेहरू नहर, या फिर गुड़गांव नहर? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर बात की जाए हरियाणा के क्षेत्र में अगर जो सिंचाई नहरों में से एक कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है, तो हरियाणा क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण नहर है वो पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर जो है हरियाणा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नहर की भूमिका निभाती है। अगर इसकी बात की जाए तो पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण जो है तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यह यमुना नदी के दाहिने किनारे पर ताजेवाला यानी कि हरियाणा से निकाली गई है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाहित द्वारा होता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसकी अगर बात की जाए पश्चिमी विक्षोभ की,
पश्चिमी विक्षोभ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर से उत्पन्न होते हैं, यह कथन गलत हो जाता है। भारत में इनका प्रवेश जो है पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका केवल करेक्ट आंसर बन जाता है। पश्चिमी विक्षोभ की अगर बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति जो है भूमध्य सागर से होती है। कहाँ से होती है इसकी उत्पत्ति? भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे कि इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है। और इसके प्रवेश की अगर बात की जाए पश्चिमी जेट के द्वारा इसका प्रवेश होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयुक्त काल बैसाखी निम्नलिखित में से किसका स्थानीय नाम है? आम्र वर्षा का, नार्वेस्टर्स का, चेरी ब्लॉसम का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अगर बात की जाए चाय, जूट और चावल की खेती के लिए, चाय, जूट एवं चावल की खेती के लिए उपयुक्त जो काल बैसाखी है उसमें से किसका नाम है? इसकी अगर बात की जाए तो वो नार्वेस्टर्स का नाम जो है काल बैसाखी के नाम से प्रचलित होता है। नार्वेस्टर्स बंगाल और असम में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयानक व विनाशकारी वर्षा युक्त पवन है। इसकी कुख्यात प्रवृत्ति को स्थानीय नाम काल बैसाखी से समझा जा सकता है। यह वर्षा चाय, जूट एवं चावल की खेती के लिए लाभदायक होती है। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर? असम में। असम में किसके नाम से जाना जाता है? बारदोली छीड़ा। ठीक है, ये नाम भी इसका याद करके चलिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है? परियोजना और स्थान से संबंधित प्रश्न है आपके पास। तो इसमें से जो गलत सुमेलित है उसकी अगर बात की जाए तो आपके पास पहला जो कथन है, दामोदर घाटी जो है पश्चिमी बंगाल और झारखंड से संबंधित है, तो यह इसका जो स्थान है यह सही हो जाता है। गलत सुमेलित है इसकी बात की जाए तो यह तो सही सुमेलित है। नागार्जुन सागर की बात की जाए तो यह कावेरी नदी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, यह इसका कथन गलत हो जाता है क्योंकि नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कावेरी नदी पर नहीं है, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की बात की जाए पंजाब से शुरू होकर थार रेगिस्तान तक जाती है, यह भी कथन सत्य है। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा पर स्थित है, यह भी कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। आई होप आप लोग इसको सही किए होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर बात की जाए अगले प्रश्न की, तो कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? उकाई, कृष्ण राज सागर, श्रीशैलम या फिर मैट्टूर? कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? कृष्णा नदी की अगर बात की जाए तो कृष्णा नदी पर जो बांध स्थित है वो है श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना एवं अलमट्टी बांध परियोजना भी चलाई जा रही है। उकाई बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई बांध की अगर बात की जाए तो यह गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। और अगर बात की जाए यहाँ पर इसे बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जो उकाई बांध है इसे बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात की जाए यहाँ पर आपका मैट्टूर बांध की, तो मैट्टूर बांध जो है तमिलनाडु के सेलम जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? मैट्टूर बांध जो है आपका तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पर कृष्ण सागर बांध की, तो कृष्ण सागर बांध जो है वो कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, बाकी सारे हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, यदि विषुवत वृत्त की लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है और घूर्णन का वेग लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ध्रुव पर घूर्णन का वेग क्या होगा? ठीक है, आइए आपके पास ऑप्शन है 0 850 किलोमीटर प्रति घंटा, 1700 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 3400 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न को हम लोग पहले समझते हैं। यदि विषुवत वृत्त की लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है और घूर्णन का वेग लगभग 1700 किलोमीटर है, तो ध्रुव पर घूर्णन का वेग क्या होगा? ध्रुव पर घूर्णन का वेग हमेशा और हमेशा 0 होता है। ठीक है, ध्रुव पर घूर्णन का वेग क्या होता है? 0 होता है।
पृथ्वी अपनी अक्ष पर सूर्य के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। चूंकि विषुवत वृत्त पर पृथ्वी की परिधि सर्वाधिक होती है तथा ध्रुवों पर पृथ्वी की परिधि न्यूनतम होती है, इसलिए विषुवत रेखा पर पृथ्वी का घूर्णन वेग सर्वाधिक तथा ध्रुवों पर घूर्णन वेग लगभग शून्य होता है। या फिर अगर बात की जाए लगभग में तो 0.0000008, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, इतना वेग होता है आपका जो है विषुवत रेखा पर पृथ्वी का घूर्णन वेग, ध्रुवों पर घूर्णन वेग, सॉरी, ध्रुवों पर घूर्णन वेग। लेकिन यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये सही है कि शून्य लगभग होता है, लगभग, अप्रोक्सीमेट शून्य। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति ना हो तो इसका परिणाम यह होगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा। यदि दिन और रात का चक्र नहीं होगा, केवल एक ऋतु होगी। कूट केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही है, या फिर 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि यदि घूर्णन गति ना हो तो इसका परिणाम क्या होगा। घूर्णन अगर ना हो तो सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, दिन और रात्रि चक्र नहीं होंगे। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि पृथ्वी का घूर्णन वेग यानी कि घूर्णन गति ना हो तो सूर्योदय सूर्यास्त नहीं हो सकता, उसके बाद दिन और रात का चक्र भी नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, महासागर की सतह पर किसी निश्चित स्थान पर 2 क्रमिक ज्वारों के घटित होने का समय अंतराल कितना होता है। जो महासागर हैं इनकी सतह पर किसी निश्चित स्थान पर 2 क्रमिक ज्वारों के घटित होने का समय अंतराल कितना होता है। 12 घंटे, या फिर 12 घंटे 26 मिनट, या फिर 24 घंटे, या फिर 24 घंटे 52 मिनट। तो अगर बात की जाए महासागर की सतह पर जो 2 क्रमिक ज्वार हैं उनके घटित होने का समय होता है, वो होता है 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट होता है। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठ आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट यानी कि 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। ठीक है, ज्वार के ये ज्वार का आने का समय है और ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। ठीक है, ये भी नोट करके हुए चलिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। उत्तरी सूडान से, चाड से, या माली से, या फिर यमन से। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो यह माली से होकर गुजरती है। कर्क रेखा माली से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर के कोणीय दूरी पर स्थित है। यह रेखा एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो 8 राज्य हैं कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले, मतलब 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा, कौन कौन से राज्य हैं उनकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले लिखिएगा गुजरात। गुजरात के बाद आप लिखेंगे राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इनको लिखा भी था। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद आपका जो आएगा वो आएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका जो आएगा वो आएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद जो आएगा वो आएगा आपका मिजोरम। ठीक है, इतने जो आपके राज्य हैं 8 राज्य जहां से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। आई होप आप लोग याद कर चुके होंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महादेश की मुख्य भूमि से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों होकर गुजरती है। यहाँ पर ये महादेश नहीं है, महाद्वीप है।
ठीक है, यहाँ पर आप लोग कंफर्म ना हो। किस महाद्वीप की मुख्य भूमि से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से, एशिया से, या इनमें से कोई नहीं? तो तीनों जो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा है, यह तीनों गुजरने वाला जो महाद्वीप है उसकी अगर बात की जाए तो वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। आइए हमारे पास अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में आपके जो कुछ नाम दिए गए हैं और इनको जो है इन दूसरी सूची से संबंधित करना है। TISCO यानी कि टिस्को आपका किससे संबंधित है? बाल्को, BPCL या फिर BEL किससे संबंधित है? जो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ संबंधित होगा। इसकी अगर बात की जाए टिस्को की, तो टिस्को आपका जो संबंधित है वो है लोहा और इस्पात से संबंधित है। बाल्को की अगर बात की जाए तो बाल्को आपका एल्यूमिनियम से संबंधित है। अगर BPCL की बात की जाए तो यह रसायन से संबंधित है। और आपकी अगर BEL की बात की जाए तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। यानी कि एक का 2 और दूसरे का 4, एक का 2 और दूसरे का जो है 4, यानी कि इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बनेगा आपका ऑप्शन बी। आई होप आप लोग इसको क्लियर किए होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लोहा और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? भद्रावती, सेलम, विशाखापत्तनम या फिर रेणुकूट? अगर इसकी बात की जाए कि जो लोहा और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाने जाने वाला जो केंद्र है वो है आपका रेणुकूट। रेणुकूट जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र जहां प्रमुखता एल्यूमिनियम उद्योग है। कौन सा है? एल्यूमिनियम। यहाँ पर मुख्यतः एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित है। भद्रावती की अगर बात की जाए तो भद्रावती यह कर्नाटक एवं सेलम यानी कि तमिलनाडु, कर्नाटक एवं तमिलनाडु लोहे अयस्क क्षेत्र के समीप अवस्थित लोहे इस्पात कारखाने हैं। अगर बात की जाए विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र भारत का पहला समुद्र तटीय इस्पात कारखाना है। यानी कि जो विशाखापट्टनम है यह जो है आपका भारत का पहला समुद्री तटीय इस्पात कारखाना है। ठीक है, ये जो सेलम है ये आपका जो है तमिलनाडु में है और भद्रावती कर्नाटक में है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लोहे अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? बादाम पहाड़, जावर, बेलाडीला या फिर अनंतपुरा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जो लोहे अयस्क खनन क्षेत्र में शामिल नहीं है वह कौन सा क्षेत्र है। उसकी अगर बात की जाए तो वह है जावर। अब जब जावर जो है लोहे अयस्क क्षेत्र में नहीं है तो यह जावर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसकी अगर बात की जाए तो जो जावर है यह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। बादाम पहाड़, बेलाडीला, अनंतपुरा की अगर बात की जाए तो यह सारे के सारे लोहे अयस्क खनन क्षेत्र हैं। जावर की अगर बात की जाए तो राजस्थान के उदयपुर में स्थित चांदी, जिंक एवं सीसा के खनन का क्षेत्र है। चांदी, जिंक एवं सीसा का खनन क्षेत्र। ठीक है, बादाम पहाड़ की अगर बात की जाए तो यह कहां पर स्थित है? बादाम पहाड़ जो है उड़ीसा में स्थित है। बेलाडीला की अगर बात की जाए तो बेलाडीला जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। और अगर बात की जाए अनंतपुर की तो अनंतपुर जो आपका है उसकी अगर बात की जाए तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, इसकी और बात कर लें जावर की, तो यह जो है जावर जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, जो कि चांदी, जिंक एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में निम्नलिखित खानों में से कौन सी तांबा उत्पादक के लिए जानी जाती है या है? मलाज खंड या फिर खेतड़ी या फिर कोडरमा? आपके पास ऑप्शन हैं, केवल 2 सही हैं, 1 और 2 सही हैं, 1 और 3 सही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी अगर बात की जाए तो जो आपकी तांबा उत्पादन के लिए जानी जाने वाली खानें हैं उनकी अगर बात की जाए मलाज खंड एवं खेतड़ी जो है यह जो है आपकी तांबा उत्पादन के लिए जाने जाने वाली है। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगर बात की जाए यहां पर कोडरमा की, अगर बात की जाए कोडरमा की तो यह अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। कोडरमा जो है आपका अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, और बाकी जो आपकी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में आपकी जो है बालाघाट,
जिले के अंतर्गत अनेक खनिज संसाधनों के लिए जाने जाने वाला प्रदेश है। देश के मैग्नीज का लगभग 80% उत्पादन, देश में जो मैग्नीज का 80% उत्पादन होता है वो होता है बालाघाट से। कहां से होता है? बालाघाट में स्थित जो मलाज खंड देश का सबसे बड़ा तांबे का स्रोत है। कौन सा? मलाज खंड जो है ये देश का सबसे बड़ा तांबे का स्रोत है। किसका? तांबे का स्रोत। ठीक है, बाकी आपके ऑप्शंस में है ही। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल भित्ति का निर्माण 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य होता है। प्रवाल के विकास के लिए पूर्ण रूप से स्वच्छ जल आवश्यक होता है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, या फिर आपका दोनों गलत है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जो प्रवाल भित्ति के संबंध में हम लोगों को विचार करना है। प्रवाल की अगर बात की जाए तो प्रवाल भित्ति का निर्माण 25 डिग्री उत्तर से लेकर 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य होता है। केवल एक कथन सही है। प्रवाल के विकास के लिए पूर्ण रूप से स्वच्छ जल आवश्यक होता है, यह कथन गलत है। प्रवाल अर्थात मूंगा एक समुद्री जीव है जो उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। अपना निर्वाह चूने से करता है। एक स्थान पर असंख्य मूंगे एक साथ समूह में रहते हैं तथा अपने चारों ओर चूने की खोल बनाते हैं। मूंगा मर जाता है तो उसकी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बनाने लग जाता है। इस क्रिया के कारण एक लंबे समय के अंदर एक विस्तृत भित्ति यानी कि रीफ बन जाती है, जिसे प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ कहते हैं। ठीक है, प्रवाल के विकास के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, सामान्य समुद्रिक लवणता, अवसाद मुक्त जल अनिवार्य होता है। पूर्ण स्वच्छ जल, प्रदूषक युक्त क्षेत्र, अधिक समुद्र की गहराई एवं अधिक लवणता इनमें जो है विकास में बाधक होते हैं। प्रवाल भित्ति का निर्माण 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य किसी द्वीप व तट के सहारे यथोचित गहराई पर स्थित अंतः सागरीय चबूतरों पर जो है होता है। तो इसके लिए जो केवल और केवल एक कथन सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से संबंधित कथन, गलत कथन की जो है पहचान करना है। यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट है जो प्रकाशित की गई थी 2019 में, उससे संबंधित जो है गलत कथन की हम लोगों को पहचान करना है। इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य में मिजोरम का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, और वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्यों में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। इस पर से जो है गलत कथन का हम लोगों को चुनाव करना है। तो इसकी अगर बात की जाए, जो वन क्षेत्रफल में वृद्धि में जो शीर्ष राज्यों में है तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है, यह कथन इसका गलत हो जाता है। बाकी सारे के सारे सही कथन है। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन डी बन जाएगा। इन तीनों के तीनों कथनों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो आपके ऑप्शन है ये भी प्रश्न के रूप में देखे जा सकते हैं। अगर बात की जाए वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्यों में जो है, वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्यों में जो है कर्नाटक आपका प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, कौन सा रहा है? कर्नाटक। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न, निम्नलिखित में से वह जैविक संबंध कौन सा है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरा अप्रभावित होता है? तो आपके पास ऑप्शन है सहभोजिता, ऑप्शन बी है सहोपकारिता, ऑप्शन सी है अमानसिता, या फिर ऑप्शन डी है परजीविता। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जैविक संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरा अप्रभावित रहता है। ठीक है, तो इसकी अगर बात की जाए तो आपका इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सहभोजिता। सहभोजिता, इसमें एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरा अप्रवाहित होता है। अगर बात की जाए सहोपकारिता की, तो इसमें दो जातियां एक दूसरे से लाभान्वित होती हैं। अगर बात की जाए अमानसिता की, तो अमानसिता की अगर बात की जाए तो इसमें एक जीव की हानि होती है जबकि दूसरा अप्रवाहित रहता है। और अगर बात की जाए परजीविता की, तो इसमें एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरे को हानि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि जो
जैविक संबंध है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, इनमें से कौन सी समिति ने किसी भी जाति या समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने वाले मानक निर्धारित किए थे? तो आपके पास समिति है मीणा कमेटी, चंद्रा समिति, गर्ग कमेटी या फिर मीना खरवार समिति। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो आपकी समिति है जिसने अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाले मानक निर्धारित किए थे वो कौन सी समिति है। उसकी अगर बात की जाए तो वो है आपकी चंदा समिति। 1960 में डिटेल में इसका डिस्कस समझिएगा कि 1960 में चंदा समिति ने किसी भी जाति या समुदाय को जनजाति मानने के लिए 5 मानक निर्धारित किए थे। 5 मानक निर्धारित किए थे, ठीक है। इसी के आधार पर भारत में अनुसूचित जनजाति का निर्धारण किया है। पहला है भौगोलिक एकाकीपन। कौन कौन से हैं वो भी हम लोग नोट करेंगे। भौगोलिक एकाकीपन। दूसरा आपका कौन सा आधारण है, इसकी अगर बात की जाए विशिष्ट संस्कृति। इनको नोट करते हुए चलिएगा। तीसरा आधार जो माना गया था वो आदिम जाति के लक्षण, आदिम जाति के लक्षण। उसके बाद आपका चौथा जो आधार था उसकी अगर बात की जाए तो वो था पिछड़ापन, और पांचवा जो आधार था वो था आपका संकुचित स्वभाव। ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जो है निर्धारण किया गया था। भारत में कुल 461 जनजातियां हैं। भारत में टोटल 461 जनजातियां हैं, ठीक है, जिनमें से 424 अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, ये भी आंकड़ा आप लोगों को याद होना चाहिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, भारत की प्रमुख जनजातियों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। मारिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से संबंधित है, सांसी भरतपुर राजस्थान से संबंधित है, राजी उत्तराखंड से संबंधित है या फिर असुर तमिलनाडु से संबंधित है। तो जो गलत युग्म है उसकी हम लोगों को पहचान करना है। तो जो आपका असुर है यह तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। असुर की अगर बात की जाए तो यह जनजाति जो है आपकी झारखंड, कहां से, झारखंड से संबंधित है। झारखंड के सिंह भूमि जिले से संबंधित है। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति से संबंधित है। लोहा गलाना, शिकार करना, मछली मारना कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है। और अन्य की अगर बात की जाए तो मारिया मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित है, सांसी भरतपुर राजस्थान से संबंधित है और राजीव उत्तराखंड से संबंधित है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। बाकी ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, भारतीय जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से लाए गए प्रमुख अधिनियमों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। भारतीय वन अधिनियम 1927 का, या फिर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, खनन एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 या फिर मत्स्य अधिनियम 1997। तो भारतीय जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से लाए गए प्रमुख अधिनियम के गलत युग्म की हम लोगों को पहचान करना है। तो इसमें से कौन सा गलत युग्म यहाँ पर शो किया गया है। तो इसकी अगर बात की जाए वह है आपका मत्स्य अधिनियम 1997 में नहीं लाया गया था, मत्स्य अधिनियम 1897 में लाया गया था। बाकी सारे के सारे सही हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में आया था। खनिज एवं खनन विकास अधिनियम 1997 में आया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, गलत युग्म बताइए। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान नई दिल्ली संस्थान से संबंधित है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की संस्थान, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए केंद्रीय नारियल अनुसंधान कोयट्टम संस्थान या फिर प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है। अच्छा, गलत वाले प्रश्नों की भी एक विशेषता होती है कि यह अपने आप में कुछ सही बातें छुपाए हुए रहते हैं। सही बातें छुपाए हुए रहते हैं, तो उन सही बातों को जो है हम लोगों को याद रखना है कि जो 3 ऑप्शंस होते हैं उनमें तीनों ऑप्शन सही होते हैं और एक गलत होता है। तो उसी गलत के आधार पर आप लोग 3 ये जो सही विकल्प हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। इसीलिए इसमें ज्यादातर हम लोगों ने गलत युग्म वाले प्रश्नों को ज्यादा चूज किया है। ठीक है,
अगर बात की जाए इनमें गलत युग्म पहचान करना है तो इसकी जो आपका गलत आंसर बनेगा वो बनेगा आपका यहाँ पर केंद्रीय नारियल अनुसंधान जो है कहाँ पर स्थित है, कोयट्टम में स्थित नहीं है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान जो है इसकी अगर बात की जाए तो कासरगोड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो आपका केंद्रीय नारियल अनुसंधान है वो आपका स्थित है कहाँ पर? कासरगोड में स्थित है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, गलत युग में बतलाइए। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र केमंग में, या फिर राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र नागपुर में, या फिर केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कोलकाता में। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर बात की जाए केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र की तो वो कोलकाता में स्थित नहीं है। कहां पर स्थित है इसकी अगर बात की जाए तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर? पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में स्थित है। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। अगर बात की जाए केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र या करनाल में स्थित है, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र केमंग में स्थित है, राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों याद कर सकते हैं आप लोग। और बाकी चौथा हम लोगों ने भी याद कर ली, वो कंफर्म कर लिया कि केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में स्थित है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से परितंत्र इकोसिस्टम की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? सूर्यताप, या फिर वर्षा की मात्रा, जलवायु, मिट्टी की प्रकृति। कूट एक, केवल एक सही है, केवल 1 और 4 सही है, केवल 2 और 3 सही है, और उपयुक्त सभी सही हैं। तो अगर बात की जाए इकोसिस्टम की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके अगर बात की जाए तो इसके लिए आपका जो सूर्यताप यानी कि इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले के लिए सूर्यताप, वर्षा की मात्रा, जलवायु और मिट्टी की प्रकृति, चारों के चारों जो कारण है यह जो है इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि इसका जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1983 में आया था, या फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, या फिर जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत आया था। तो इसमें से सही सम्मिलित नहीं है तो वह है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1983 में नहीं आया था। तो कब आया था? अगर यहाँ पर बात की जाए कि जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1983 संबंधित नहीं है तो कब आया था, इसकी अगर बात की जाए तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में। बाकी आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत आया था। और अगर बात की जाए जल नियंत्रण एवं प्रदूषक नियंत्रण अधिनियम जो है, अगर बात की जाए यहीं पर आपकी कुछ और यहाँ पर लिख लीजिएगा, जल नियंत्रण एवं प्रदूषण नियंत्रण। तो जल एवं प्रदूषण नियंत्रण की अगर बात की जाए तो यह 1974 में पारित किया गया था। और अगर बात की जाए वायु प्रदूषण की, वायु प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम वाला अधिनियम है 1981 में इसको पारित किया गया था। तो इतने जो आपके जो एक्ट हैं इनको आप लोगों को याद करके चलना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाम अल मंदेब जल संधि निम्नलिखित में से अलग करती है। बाम अल मंदेब जल संधि जो है ओमान को ईरान से, यमन को जिबूती से, ईरान को बहरीन से, इजराइल को लेबनान से। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जो बाब अल मंदेब जल संधि है इसकी अगर बात की जाए तो यह किसको अलग करती है? तो इसका जो सही जवाब बनेगा वह बनेगा आपका यमन को जिबूती से अलग करने वाली जो जल संधि है उसे बाब अल मंदेब कहा जाता है। यमन अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, एक पर्वतीय देश है। बाब अल मंदेब जल संधि यमन को जिबूती यानी कि अफ्रीका से अलग करती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, अफ्रीका की झीलों का क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम कौन सा है? तंगानिका, विक्टोरिया, न्यासा या फिर चाड़। तो जल्दी से इसका जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अब कमेंट करना है आंसर कि जो अफ्रीका की झीलें हैं उनका क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में यानी कि घटता हुआ क्रम कौन सा है। तो अगर इसकी बात की जाए तो जो आपकी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इनकी जो है क्षेत्रफल की बात करते हैं। सबसे पहले तो क्षेत्रफल हमारे साथ लिखिएगा कि जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील
ये आपका 69500 वर्ग किमी है। ठीक है। विक्टोरिया के बाद अगर बात की जाए आपकी तंगानिका, तंगानिका की बात की जाए 32900 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए न्यासा झील, जो कि ऑप्शंस के अनुसार हम लोग चल रहे हैं 22,490 स्क्वायर किमी। ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए न्यासा के बाद चार झील, तो चार झील आपकी है आपकी 17,800 स्क्वायर किमी। इसके अनुसार पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। विक्टोरिया सबसे बड़ी 69,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में, तंगानिका की बात की जाए तो 72,900 स्क्वायर किलोमीटर के, और न्यासा की बात की जाए तो 22,490 वर्ग किलोमीटर, और चार झील आपकी 17,800 वर्ग किलोमीटर के स्थित एरिया में स्थित है। तो इस प्रकार से इनका जो है घटता हुआ क्रम हम लोगों ने याद कर लिया। ये चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में जर्मनी एवं पोलैंड की प्राकृतिक सीमा बनाती है? जर्मनी एवं पोलैंड की जो प्राकृतिक सीमा है वो कौन सी नदी बनाती है? डेन्यूब नदी, राइन नदी, ओडर नदी या फिर स्प्री नदी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो 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 जर्मनी और पोलैंड की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी है वो है आपकी ओडर नदी। ओडर नदी जर्मनी एवं पोलैंड की जो है प्राकृतिक सीमा को बनाती हुई कहां पर? बाल्टिक सागर में गिरती है। इसको भी याद रखेंगे आप लोग, बाल्टिक सागर में गिरती है। ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नदी और उसके किनारे बसे शहर, टैगस पुर्तगाल, मास्को डेन्यूब, लाहौर रावी, कीव यूक्रेन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो आपका जो है मास्को डेन्यूब से संबंधित नहीं है। अगर मास्को यानी कि रूस जो कि हाल ही में चर्चा में है, क्यों चर्चा में है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है। मास्को यानी कि रूस की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो जो मास्को है यह मोस्कावा नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? मोस्कावा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और अगर बात की जाए यहाँ पर डेन्यूब की, तो डेन्यूब के किनारे जो है बुडापेस्ट यानी कि वियना, ठीक है, यह स्थित है। बाकी टैगस पुर्तगाल के किनारे स्थित है, लाहौर रावी नदी के किनारे है, और कीव जो है आपका यूक्रेन से संबंधित है। ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बोर्निया एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, अदन एशिया का सर्वाधिक शुष्क स्थल, इंडोनेशिया एशिया का सबसे छोटा देश। उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित है? एक और दो, दो और तीन, एक और दो, एक या तीन, या फिर एक दो तीन? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो सही सुमेलित है वह कौन कौन सा है। इसकी बात की जाए तो वह सही सुमेलित आपका है बोर्निया एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, केवल एक सही है यानी कि। और इसके बाद अगर बात की जाए अदन एशिया का सर्वाधिक शुष्क स्थल, जो अदन है एशिया का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। और इंडोनेशिया की बात की जाए तो एशिया का सबसे बड़ा छोटा देश, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। केवल एक और दो सही है। मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश, मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। ठीक है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव, ना कि इंडोनेशिया। ठीक है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है। इंडोनेशिया 27 राज्यों में विभाजित 13,000 से अधिक द्वीपों वाला समूह है। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड। उपयुक्त में से किस देश में आर्कटिक वृत्त गुजरता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ऑप्शन स्क्रीन पर रहे। आर्कटिक वृत्त की अगर बात की जाए तो आर्कटिक वृत्त आपका जो है फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से होकर गुजरता है। ठीक है। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के अगर आइसलैंड की बात की जाए तो यह दक्षिण में स्थित है आर्कटिक वृत्त के। ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाता है। एक, दो और तीन सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। मरुस्थल और देश से संबंधित प्रश्न है। मरुस्थल आपका गोबी, सिम्पसन, पेटागोनिया और कालाहारी।
किस देश से संबंधित नहीं है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और बोत्सवाना। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इसकी अगर बात की जाए गोबी, गोबी जो है आपका गोबी मरुस्थल चीन से संबंधित है, यह कथन इसका सही है। इसके बाद अगर बात की जाए सिम्पसन, सिम्पसन जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, यानी कि यह कथन भी इसका सही है। अगर बात की जाए पेटागोनिया, तो पेटागोनिया उत्तरी अमेरिका से संबंधित नहीं है। पेटागोनिया मरुस्थल की अगर बात की जाए तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। कहां पर? दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन सी बन जाएगा, कालाहारी बोत्सवाना से संबंधित है। ठीक है, तो जो पेटागोनिया की बात की जाए तो यह दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना एवं चिली से संबंधित है। तो आई होप आप लोग इसको सही समझ चुके होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देश और देश की राजधानी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। पोर्टोरिको की अगर बात की जाए, पोर्टोरिको की अगर बात की जाए तो यह आपका जो है सैन जुआन इसकी राजधानी है। और अगर बात की जाए यहाँ पर बहामास, बहामास की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी जो है मसाऊ है। ठीक है, कौन सी है? मसाऊ, ना कि ब्रिज टाउन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। डोमिनिकन गणराज्य की बात की जाए तो सेंट डोमिंगो, और जमैका की बात की जाए तो किसंगटन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अर्नहमलैंड उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की दलदली भूमि है। कोयूस्को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर है। विक्टोरिया नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। आपके पास ऑप्शंस हैं, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या फिर 1, 2, 3 सही है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। अगर बात की जाए अर्नहमलैंड की, तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की दलदली भूमि को अर्नहमलैंड कहा जाता है। उसके बाद कोयुस्की की अगर बात की जाए, कोयुस्की की बात की जाए तो यहाँ पर कोयुस्को जो है आपके ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर है। विक्टोरिया नदी की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी विक्टोरिया नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो है डार्लिंग नदी। कौन सी नदी? डार्लिंग नदी। ठीक है, डार्लिंग नदी जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी नदी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, बाल्टिक सागर से सीमा साझा कौन कौन से करते हैं? डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, एस्टोनिया। ऑप्शन बी है पोलैंड, डेनमार्क, रूस, बेलारूस। ऑप्शन सी है फिनलैंड, स्वीडन, लटाविया, या फिर ऑस्ट्रिया, या फिर ऑप्शन डी है लिथुआनिया, लटाविया, जर्मनी और यूक्रेन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो बाल्टिक सागर से सीमा साझा करने वाले देश हैं वो कौन सा ग्रुप इसमें से बाल्टिक सीमा के साथ साझा करने वाले। अगर बात की जाए बाल्टिक सीमा से साझा करने वाले देश की, तो डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड एवं एस्टोनिया जो देश हैं ये जो है आपके बाल्टिक सागर से सीमा साझा करते हैं। इनके अलावा अगर बात की जाए डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया एवं एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड एवं स्वीडन, कुल 9 देश ऐसे हैं जो बाल्टिक सागर से सीमा साझा करते हैं। 9 देश ऐसे हैं, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, एस्टोनिया के अलावा अगर बात की जाए फिनलैंड, स्वीडन और लिथुआनिया और लाटविया, ये सारे के सारे जो है बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 9 देशों को आप लोगों को याद करते हुए चलना है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग 100 से आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आप लोगों को जो है इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का इसी प्रकार का जो है अगर आप लोगों का इसी प्रकार का सपोर्ट बना रहा है तो इसी प्रकार से आप लोगों को और नई नई लेटेस्ट और अधिक जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आगामी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने में सहायक हो, ऐसी वीडियो हम लोग लेकर आते रहेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो आप तक जल्दी से जल्द पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।